एवरीवन। देखो हम स्टार्ट करते हैं एनवायरनमेंट। जो आपका ईवीएस जो है उसके अंदर हमारा फर्स्ट क्या होता है, हम इकोसिस्टम कर चुके हैं। बायोडाइवर्सिटी के भी हमने कुछ पॉइंट्स देखे थे, नेचुरल रिसोर्स का भी मैंने वाटर रिसोर्स आप लोगों के पास से शेयर किया था। तो अब हम देखते हैं कि जो ईवीएस है वो होता क्या है। जो बेसिकली एनवायरमेंटल स्टडी होती है वही क्या होती है, ईवीएस होता है। तो एनवायरनमेंट क्या है, फर्स्ट हमारे पास टर्म आती है कि व्हाट इज एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट के अंदर हम बताते हैं कि जो हमारा इकोसिस्टम होता है वही सेम हमारा क्या है, एनवायरनमेंट है। तो इकोसिस्टम के अंदर पढ़ा था, इकोसिस्टम इज द कॉम्बिनेशन ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट, उसी को ही हम क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम। तो वही सेम एनवायरनमेंट होता है। एनवायरनमेंट भी क्या है, एनवायरनमेंट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एबायोटिक कंपोनेंट एंड बायोटिक कंपोनेंट। अब एबायोटिक कंपोनेंट क्या होते हैं, जो नॉन लिविंग होते हैं। जैसे हमारे पास क्या है, एयर है, सोइल है ना, ये सारे क्या है, एक तरह से एबायोटिक कंपोनेंट है। बायोटिक कंपोनेंट क्या होते हैं, जो लिविंग होते हैं, जिनके अंदर लाइफ प्रेजेंट होती है। जैसे हमारे पास प्लांट है, एनिमल है, ठीक है, बर्ड्स हैं, ये सारे हमारे पास क्या होते हैं, बायोटिक कंपोनेंट होते हैं। तो जो इन दोनों का मिक्सअप होता है, जो इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, उसी को ही हम एनवायरनमेंट बोलते हैं। या फिर आप बोल सकते हो कि जो एक बायोटिक ऑर्गेनिज्म है, एक ह्यूमन बीइंग है, एक लिविंग स्पीसीज है, उसके जो सराउंडिंग का जो एरिया होता है जिससे वो अपनी बेसिक नीड्स को कंप्लीट करता है, उसी को ही, उस सराउंडिंग को ही हम क्या बोलते हैं, एनवायरनमेंट बोलते हैं। फिर हमारे पास आता है कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट्स। तो एनवायरनमेंट्स के हमारे पास 2 कंपोनेंट होते हैं, बायोटिक और एक क्या है हमारा, एबायोटिक। ये हम कर ही चुके हैं कि बायोटिक क्या है, एबायोटिक क्या है, इकोसिस्टम में भी किया था। फिर हमारे पास आते हैं एलिमेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट, कि जो एनवायरनमेंट है उसकी फॉर्मेशन किन किन चीज़ों से मिलके हुई है, उनके अंदर कौन कौन सी लेयर प्रेजेंट होती है। तो देखो जो फॉर्मेशन होती है एनवायरनमेंट की, जो एनवायरनमेंट में जो जो थिंग्स प्रेजेंट होती है उन्हीं से ही एनवायरनमेंट की फॉर्मेशन होती है। तो उसमें एयर भी आ जाती है, सॉइल भी आ जाता है, वाटर भी आ जाता है, स्पीसीज भी आ जाती है, जो कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप की स्पीसीज हमारे एनवायरनमेंट में है। तो देखो अगर हम इसको एक साइंटिफिक टर्म में बोलना चाहें कि एलिमेंट्स एनवायरनमेंट के क्या क्या होते हैं, तो फर्स्ट हो गया एटमॉस्फेयर, जिसके अंदर एयर प्रेजेंट होती है ना। सेकंड हमारे पास हो गया इसके अंदर हाइड्रोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर जहाँ पे वाटर प्रेजेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोस्फीयर। थर्ड हमारे पास हो गया लेथोस्फीयर, ठीक है, लेथोस्फीयर जो एनिमल्स रहते हैं सोइल के ऊपर, लैंड के ऊपर, उसी को ही हम क्या बोलते हैं, लेथोस्फीयर, ठीक है। तो बेसिकली जो हमारा एनवायरनमेंट है वो 3 लेयर से मिलके बनता है। जो हमारे ऊपर वाली लेयर होती है, हमसे ऊपर वाली, वो एटमॉस्फेयर होता है ना। जो वाटर प्रेजेंट होता है उसको हाइड्रोस्फीयर बोलते हैं, और जिसके ऊपर हम रहते हैं, लैंड के ऊपर रहते हैं, सोइल के ऊपर रहते हैं, तो वो क्या होता है, लेथोस्फीयर, ठीक है। अब हम देखते हैं एटमॉस्फेयर कि एटमॉस्फेयर क्या है। देखो एटमॉस्फेयर होता है वो क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ एयर्स, है ना। जो कॉम्बिनेशन है एयर का वही हमारे पास क्या होता है, एटमॉस्फेयर। डिफरेंट डिफरेंट टाइप की एयर्स इसमें प्रेजेंट होती है ना। सबसे ज़्यादा तो नाइट्रोजन होती है, कितना, 70% नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है, 71 के अराउंड, है ना, नाइट्रोजन होता है, सॉरी 70 नहीं 78 होता है, ठीक है, 77 पॉइंट समथिंग होता है, तो हम इसको अप्रोक्स लेके चलते हैं 78%। ऑक्सीजन हमारे पास होता है वो 21% होता है। कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो 0.03 के अराउंड होता है यहाँ पे, है ना, 0.33 समथिंग के अराउंड होता है। तो जो ये कॉम्बिनेशन है डिफरेंट डिफरेंट टाइप की एयर का, उसी को ही हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेयर बोलते हैं। एटमॉस्फेयर में काफ़ी सारी एयर्स प्रेजेंट होती है। उसके बाद हमारे पास आता है कि जो एटमॉस्फेयर है उसको भी हम डिफरेंट टाइप की लेयर्स के अंदर डिवाइड करते हैं। एटमॉस्फेयर क्या हो गया, कॉम्बिनेशन ऑफ एयर। फिर इस एटमॉस्फेयर को भी हम डिफरेंट टाइप्स की लेयर के अंदर डिवाइड करते हैं। तो फर्स्ट लेयर हमारे पास आती है ट्रोपोस्फियर, है ना, ट्रोपोस्फियर। जो ट्रोपोस्फियर होती है वो हमारी क्या है, एनवायरनमेंट की लेयर होती है ना। ट्रोपोस्फियर जो हमारे एटमॉस्फेयर की लेयर है वो हमारी, जैसे हम मान लेते हैं ये हमारा एटमॉस्फेयर है, तो जो ये सबसे नीचे वाली जो लेयर होती है, जो 0 से 50 मीटर तक, 50 किलोमीटर तक, सॉरी 50 किलोमीटर तक जिसकी रेंज होती है, वो हमारे पास ये जो एरिया हो गया, ये हमारा क्या है, ट्रोपोस्फियर, ठीक है।
जिसके अंदर क्लाउड्स रहते हैं, है ना, एयर्स रहती हैं जिसमें हम रहते हैं, हम सर्वाइव करते हैं, वो लेयर कौन सी होती है? ट्रोपोस्फियर होती है। मान लो यहाँ तक हमारे पास क्या है? ट्रोपोस्फियर है। उसके बाद हमारे पास आती है स्ट्रेटोस्फियर, जो ये वाली लेयर है, सेकंड जो लेयर होती है उसको हम बोलते हैं स्ट्रेटोस्फियर। ठीक है, स्ट्रेटोस्फियर, स्ट्रेटोपोज भी बोलते हैं इसको और स्ट्रेटोफियर्स भी बोल सकते हो। तो ये फर्स्ट हमारी ट्रोपोस्फियर हो गई, सेकंड स्ट्रेटोस्फियर हो गई। जो ये स्ट्रेटोस्फियर होती है इसके अंदर ओजोन लेयर प्रेजेंट होती है। जो ओजोन लेयर होती है ना वो किसके अंदर होती है? स्ट्रेटोस्फियर के अंदर होती है, जिसके अंदर एरोप्लेन भी मूव करती है। जो इसके नेक्स्ट जो लेयर होती है उसको हम बोलते हैं यहाँ पे मीजोस्फियर। जो नेक्स्ट लेयर होती है वो क्या है? मीजोस्फियर होती है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो लेयर आती है जिसको हम आउटर मोस्ट लेयर बोलते हैं उसको हम बोलते हैं, इसको एक्जोस्फियर भी बोल सकते हैं। ठीक है, या फिर हम इसको थर्मोस्फियर भी बोलते हैं। थर्मोस्फियर भी हम इसको बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ का जो टेम्परेचर होता है वो मैक्सिमम होता है और मैक्सिमम टेम्परेचर की वजह से हम इसको क्या बोलते हैं? थर्मोस्फियर बोलते हैं। तो जो एटमॉस्फेयर है उसकी हमारे पास 4 लेयर होती है। एक ट्रोपोस्फियर होते हैं जिसकी रेंज 0 से 50 तक होती है। देखो इसके अंदर हम जो रेंज देख रहे थे इसकी 0 से 50 तक हमारे पास ट्रोपोस्फियर होता है। किसी बुक में 15 जो 50 है उसको स्ट्रेटोस्फियर को भी कवर कर लेते हैं इसमें। ठीक है, 0 से 50 को स्ट्रेटोस्फियर भी कवर कर लेते हैं। तो उसके अंदर हम ये बता देते हैं कि जो हमारे पास स्ट्रेटोस्फियर और ट्रोपोस्फियर है दोनों हम एक ही लेयर के अंदर इंक्लूड कर लेते हैं। ठीक है, तो जो ट्रोपोस्फियर है इसके अंदर क्लाउड्स और एयर प्रेजेंट होती है, जिसके अंदर हम सरफेस के ऊपर हम रहते हैं। ये क्या है? अर्थ सरफेस है। इसके ऊपर ट्रोपोस्फियर के ऊपर स्ट्रेटोस्फियर के ऊपर मीजोस्फियर, और इसके बाद ये थर्मोस्फियर या फिर एक्जोस्फियर, जो ये बाहर की जो बच गई जिसकी कोई आइडिया नहीं है हमें, ये सारी क्या होती है? एक्जोस्फियर। एक्जो मतलब बाहर का एरिया। जो मीजोस्फियर के जो बाहर का जो ये एरिया है ये पूरा क्या है? एक्जोस्फियर या फिर थर्मोस्फियर भी हम इसको बोल सकते हैं। इसका कोई एंड पॉइंट नहीं है, हमें नहीं पता कि ये कहाँ पे जाके ख़त्म होता है। ठीक है, तो रेंज का ध्यान रखना बस कि जो ट्रोपोस्फियर होता है और स्ट्रेटोस्फियर होता है इन दोनों की जो रेंज होती है वो 50 किलोमीटर होती है। ठीक है, और जो इसके बाद जो मीजोस्फियर है वो 50 से लेकर 80 तक होता है, और 80 के बाद जो एरिया बच गया वो सारा हमारा एक्जोस्फियर के अंदर आता है। किसी में 50 को इसको भी दिखा देते हैं, किसी में इसको भी, लेकिन एक्चुअल जो होता है वो 0 से 12 है ना। 0 से जो 12 किलोमीटर होता है वो ट्रोपोस्फियर होता है, और 12 किलोमीटर के ऊपर जो 50 हो गया वो स्ट्रेटोस्फियर का आता है। लेकिन काफ़ी सारी बुक ऐसी है जिनमें 50 के अंदर ही दोनों को इंक्लूड कर देते हैं, तो इससे आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि 0 से 12 ट्रोपोस्फियर, 12 से 50 स्ट्रेटोस्फियर और 50 से 80 मीजोस्फियर, और उसके बाद जो पूरा बच गया वो एक्जोस्फियर होता है। ठीक है, तो देखो फर्स्ट हमारे पास ट्रोपोस्फियर हो गया जिसमें क्लाउड्स रहते हैं, है ना, एयर्स होती है, वो सारा एरिया हमारा ट्रोपोस्फियर का है। उसके बाद स्ट्रेटोस्फियर आता है जिसमें ओजोन लेयर होती है और एरोप्लेन वगैरह मूव करती है। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास आता है एटमॉस्फेयर। कवर हो गया, एटमॉस्फेयर की 4 लेयर्स होती हैं हमारे पास। फिर हमारे पास आता है हाइड्रोस्फियर। हाइड्रोस्फियर मतलब जो अर्थ के ऊपर जितना भी वाटर का एरिया होता है वो किसके अंदर इंक्लूड होता है? हाइड्रोस्फियर के अंदर आता है। ठीक है, इसके अंदर हमारे पास रिवर है, लेक है ना, सी है, डैम वगैरह होते हैं जहाँ पे भी वाटर प्रेजेंट होता है, कैनाल है, ये सारा क्या है? हाइड्रोस्फियर के अंदर आता है। या फिर आप ऐसे बता सकते हो कि जो टोटल हमारा अर्थ है, जो हमारी अर्थ है उसका एरिया मान लेते हैं हम 100% है, तो 97% एरिया ऐसा है जहाँ पे वाटर प्रेजेंट होता है। ठीक है, जो हमारी अर्थ का 97% एरिया है वो किससे कनेक्टेड है? हमारा वाटर से कनेक्टेड है। और जो हमारा वाटर प्रेजेंट होता है उसका 97% सी के अंदर होता है। सबसे ज़्यादा जो वाटर होता है वो समुद्र के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब देखो ये हमारा हाइड्रोस्फीयर होता है, उसके बाद आता है लिथोस्फीयर। ठीक है, लिथोस्फीयर कौन सा एरिया है? अर्थ की सरफेस जो होती है जहाँ पे हम लोग रहते हैं, है ना, वही हमारे पास क्या होता है? लिथोस्फीयर होता है। या फिर आप ऐसे कह सकते हो जो सोइल है,
जहाँ पे सोइल होती है, लैंड होती है, जो सरफेस होती है, उसके ऊपर हम लोग रहते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप की स्पीसीज सर्वाइव करती है, और उसी को ही हम क्या बोलते हैं, लिथोस्फीयर बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारी 3 लेयर्स होती हैं जो मेनली हम इसके अंदर इंक्लूड करते हैं। ठीक है, ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है नेचुरल रिसोर्स, है ना। देखो नेचुरल रिसोर्स होते क्या हैं, जो नेचुरल रिसोर्स है वो क्या होते हैं, नेचुरल रिसोर्स। ठीक है, नेचुरल रिसोर्स क्या है, इट इज़ द पार्ट ऑफ एनवायरनमेंट, है ना। ये एक एनवायरनमेंट का पार्ट है जो हमारी बेसिक नीड्स को कंप्लीट करने में हेल्प करता है, जहाँ से हम अपनी बेसिक नीड को कंप्लीट करते हैं। तो ये क्या है, एक तरह से एनवायरनमेंट का एक पार्ट है जो हमारी क्या करता है ना, विच फुलफिल आवर बेसिक नीड्स है ना, जो हमारी बेसिक नीड को फुलफिल करता है। जैसे हमारे पास फर्स्ट क्या होता है, फॉरेस्ट क्या है, एक नेचुरल रिसोर्स है जिससे हमें क्या मिलता है, वुड मिलती है, फूड मिलता है, फ्रूट्स मिलते हैं, है ना। तो ये भी एक हमारा क्या है, नेचुरल रिसोर्स होता है। जो नेचुरल रिसोर्स है उसको हम बेसिकली 2 कैटेगरी के अंदर डिवाइड करते हैं। एक तो हमारे पास आता है रिन्यूएबल रिसोर्स होता है, और एक हमारे पास नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स होता है। ठीक है, तो रिन्यूएबल रिसोर्स वो रिसोर्स है जो दोबारा से रिकवर हो जाते हैं, जो दोबारा से फॉर्म हो जाते हैं। एक बार ख़त्म हो गए तो उसको हमने कंज्यूम कर लिया और वो फिर से दोबारा से फॉर्म हो गए, वो होते हैं रिन्यूएबल। नॉन रिन्यूएबल क्या होते हैं, जो एक बार ख़त्म हो गए तो वो दोबारा नहीं बन पाएंगे, उनसे हम उसको दोबारा से नहीं बना सकते, तो वो क्या होते हैं, नॉन रिन्यूएबल होते हैं। एग्जाम्पल देखिए, हमारे पास ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन भी हमारा क्या है, एक बेसिक नीड है जो हमें एनवायरनमेंट से मिलती है। तो ऑक्सीजन को हम कंज्यूम करते हैं, जितनी ऑक्सीजन हम कंज्यूम करते हैं उतनी ही कार्बन डाइऑक्साइड हम बाहर निकाल देते हैं, और यही कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट्स के अंदर जाती है, और प्लांट वापिस से ऑक्सीजन को एनवायरनमेंट में रिलीज कर देते हैं। तो ऑक्सीजन को हमने कंज्यूम किया, फिर से हमने इस साइकिल के थ्रू ऑक्सीजन को वापस से जनरेट कर लिया। तो हम क्या बोलते हैं कि जो ये ऑक्सीजन है ये रिन्यूएबल है, ये कभी ख़त्म नहीं होगी। ठीक है, अगर हम प्लांट्स वगैरह को बिल्कुल ही ख़त्म कर देते हैं तो ऑक्सीजन कम हो सकती है, अगर यही कंसंट्रेशन चलती रहेगी तो इस टाइम पे हमारी ऑक्सीजन कभी ख़त्म नहीं हो पाएगी, क्योंकि वो रिन्यूएबल है, वो हम कंज्यूम करते हैं वो दोबारा से फॉर्म हो जाती है। फिर आते हैं नॉन रिन्यूएबल, जैसे हमारे पास कोल है ना, पेट्रोल है, डीजल है, ये सारे कैसे होते हैं, नॉन रिन्यूएबल होते हैं, या मेटल्स होती है ना, ये सारी हमारे पास क्या है, नॉन रिन्यूएबल होती है। ये एक बार ख़त्म हो गए तो इनको दोबारा से बनने में काफ़ी करोड़ों साल से लग जाते हैं, इसलिए हम क्या बोलते हैं कि रिन्यूएबल वो है जो दोबारा से रिकवर हो जाए, जो दोबारा से फॉर्म हो जाए, और नॉन रिन्यूएबल क्या होते हैं, जो एक बार ख़त्म होने के बाद दोबारा से फॉर्मेशन उनकी नहीं होती है, वो नॉन रिन्यूएबल होते हैं, है ना। फिर फर्स्ट हमारे पास रिसोर्सेज आता है फॉरेस्ट हमारा फर्स्ट नेचुरल रिसोर्स है ना। तो जो फॉरेस्ट होता है वो हमारी बेसिक नीड्स को कंप्लीट करता है। फर्स्ट यहाँ से हमें फूड मिलता है ना, सेकंड हमें यहाँ से फ्रूट्स मिलते हैं, थर्ड हमें डेली जो लाइफ में हम यूज करते हैं वो काफ़ी सारी मैटर्स ऐसी होती है, इंडस्ट्री के लिए हमें रॉ मटेरियल फॉरेस्ट से मिलता है, फर्नीचर बनाने के लिए वुड हमें फॉरेस्ट से मिलती है। तो फॉरेस्ट क्या है, एक टाइप से फॉरेस्ट ऑक्सीजन को भी प्रोड्यूस करता है, फॉरेस्ट के अंदर जो प्लांट्स होते हैं वो ऑक्सीजन को भी एनवायरनमेंट में देते हैं, तो वो क्या है, एक तरह से ऑक्सीजन प्रोड्यूसर भी हम बोल सकते हैं फॉरेस्ट को। तो ये हमारी बेसिक नीड्स हैं जो हम फॉरेस्ट नेचुरल रिसोर्स से कंप्लीट करते हैं। फिर हमारे पास आता है, फिर हमारे पास नेक्स्ट इसके अंदर आता है डिफॉरेस्टेशन, कि डिफॉरेस्टेशन होता क्या है। फॉरेस्ट तो हमने बना लिए, फॉरेस्ट से हमने अपनी बेसिक नीड्स को कंप्लीट कर लिया, लेकिन फिर हम क्या करते हैं, अपनी बेसिक नीड्स को कंप्लीट करते करते पेड़ों को काटने लग जाते हैं, है ना। हमें फूड चाहिए, हमने प्लांट से ले लिया, फिर हम उसको काट देते हैं। हमने वुड चाहिए तो वुड के लिए हम फॉरेस्ट को काट देते हैं। तो उस टाइम पे जब हम फॉरेस्ट को नष्ट कर देते हैं, उनको फिनिश कर देते हैं, तो उसी को ही हम क्या बोलते हैं, डिफॉरेस्टेशन बोलते हैं। और इससे हमारी जो डाइवर्सिटी है वो भी लॉस होती है, जो स्पीसीज फॉरेस्ट के अंदर रहती है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है, उनको रहने के लिए स्पेस ही नहीं मिलता है, तो वो वहाँ पे फिनिश हो जाती है एक तरह से। ठीक है,
तो जो ये हमारे पास है डिफोरेस्टेशन के जो मेन इफ़ेक्ट्स होते हैं वो कौन कौन से फैक्टर है जो फॉरेस्ट को नष्ट करते हैं, जो डिफोरेस्टेशन को इंक्रीज करते हैं। तो फर्स्ट तो देखो हमारा पॉपुलेशन होता है, जितनी हमारी पॉपुलेशन बढ़ेगी उतनी ही हमें बेसिक नीड्स की ज़रूरत ज़्यादा होगी, उतनी ही हमें फर्नीचर ज़्यादा चाहिए, उतने ही हमें रॉ मटेरियल ज़्यादा चाहिए, है ना। तो हम इसके लिए फिर फॉरेस्ट को काटेंगे तो उसी को ही हम क्या बोलते हैं, डिफोरेस्टेशन बोलते हैं। सेकंड हमारे पास क्या है, ओवर गेजरिंग, ठीक है। जो हमारे एनिमल्स होते हैं उनको खाना खाने के लिए, उनको चरने के लिए हम ऐसे ही फॉरेस्ट में खुला छोड़ देते हैं, तो वो क्या करते हैं, हमारे जो फॉरेस्ट के अंदर प्लांट्स हैं उनको खा जाते हैं, उनको खा जाएंगे तो फॉरेस्ट नष्ट होगा, वहाँ पे भी डिफोरेस्टेशन होगा, है ना। फिर हमारे पास पैट्स आते हैं, जैसे इस अब कुछ टाइम पहले जो टिड्डी दल आया था उसने भी क्या किया था, डिफोरेस्टेशन को इंक्रीज किया था, है ना। जो हमारे पास डिफोरेस्टेशन है उसको उसने इंक्रीज किया था, यहाँ पे TA और आएगा, ठीक है। तो जो हमारे जो पेस्ट होते हैं, इंसेक्ट्स होते हैं, वो पेड़ों की पत्तियों को खा जाते हैं, पेड़ों को नष्ट कर देते हैं, तो ये सारे क्या हैं, डिफोरेस्टेशन को इंक्रीज करते हैं। फिर सेकंड हमारे पास क्या है, रॉ मटेरियल। जो कंपनीज वगैरह के अंदर रॉ मटेरियल चाहिए वो हमें कहाँ से चाहिए होता है, फॉरेस्ट से, है ना। जो पेपर मिल है, पेपर के लिए प्लांट्स चाहिए, रबर बनाने के लिए प्लांट्स की रिक्वायरमेंट होती है, पेंसिल बनाने के लिए प्लांट्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये सारे इनको बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल आता है वो हम कहाँ से लेते हैं, फॉरेस्ट से लेते हैं। तो इनके लिए भी हम फॉरेस्ट को कट कर देते हैं, ठीक है। अब हमने डिफोरेस्टेशन किया तो इसके इफ़ेक्ट क्या होंगे हमारे ऊपर। तो फर्स्ट इसका इफ़ेक्ट क्या है कि जो हमारी बायोडाइवर्सिटी है उसका लॉस होता है ना। बायोडाइवर्सिटी मतलब जो स्पीसीज फॉरेस्ट के अंदर रहती है वो नष्ट हो जाती है। सेकंड हमारे पास क्या होता है कि जो ऑक्सीजन लेवल है वो डिक्रीज होगा, जो फॉरेस्ट ही नहीं रहेगा तो ऑक्सीजन का प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा, तो वो फिर हमारे ऊपर उसका नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ेगा। थर्ड हमारे पास क्या है कि जो रेन होती है, रेन भी जहाँ पे फॉरेस्ट ज़्यादा होता है वहाँ पे ज़्यादा रेन होती है, तो जब हम फॉरेस्ट को ही नष्ट कर देंगे तो रेन का अमाउंट भी कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, हमें प्रॉपर वाटर नहीं मिल पाएगा हमारे एग्रीकल्चर के लिए, डेली लाइफ के लिए, है ना। तो ये इसके कुछ इफ़ेक्ट्स होते हैं जो हमारे लिए इन्वर्स इफ़ेक्ट हैं। फिर हमारे पास आता है कि फॉरेस्ट को मेंटेन हम कैसे कर सकते हैं। तो फॉरेस्ट को मेंटेन करने का सबसे फर्स्ट क्या है कि जो हमें नेचर से जो चीज़ मिलती है उसको हम एक लिमिटेड अमाउंट के अंदर ही यूज करें, है ना। उनको वेस्ट ना करें, लिमिटेड अमाउंट के अंदर ही हम उनको यूज करें। जो हमारे एनिमल्स हैं, हमारे पशु हैं, है ना, उनको हम फॉरेस्ट के अंदर ऐसे ही चरने के लिए, खाने के लिए ना छोड़ें। अगर हम उनको फॉरेस्ट में वो चले जाएंगे तो वो पेड़ों को नष्ट करेंगे और उससे भी डिफोरेस्टेशन होगा, है ना। थर्ड क्या होता है कि जो इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं उनके लिए हमें टाइम टाइम के एनवायरनमेंट के अंदर कुछ जो मेडिसिन्स होती है, जो पेस्टिसाइड्स होते हैं, उनको एक तरह से छिड़कना चाहिए, जिससे उनका अमाउंट कम होगा तो वो फॉरेस्ट को भी हम कम करेंगे। तो ये कुछ ऐसे फीचर्स होते हैं जो नॉर्मली हम जानते हैं। जो डैम वगैरह होते हैं उनको फॉरेस्ट में ना छोड़े, है ना। ज़्यादा जब रेन हो जाती है तो उस टाइम पे क्या होता है, हमारी सोइल एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे शिफ्ट कर जाती है, तो वहाँ पे भी क्या होता है, एक तरह से सोइल फर्टिलिटी लॉस होती है, तो उसको हमें मेंटेन करना चाहिए, है ना। तो ये सारे आते हैं जो फॉरेस्ट डिफोरेस्टेशन है उससे हमारे ऊपर जो इफ़ेक्ट आते हैं उनको हम मेंटेन कर सकते हैं। तो इसके बाद हमारा नेक्स्ट नेचुरल रिसोर्सेज है वाटर, है ना। वाटर को हम कर ही चुके हैं कि वाटर भी हमें अपनी डेली लाइफ के लिए चाहिए, और ये हमें कहाँ से मिलता है, एनवायरनमेंट से मिलता है। इसीलिए ये क्या होता है, एक तरह का नेचुरल रिसोर्स होते हैं, रिवर वगैरह जहाँ से हम वाटर को लेते हैं। ओके, थैंक यू।